Hello everyone, I am Ruchika and today I can't wait to share something very exciting with you that is related to IELTS writing. An 8 band score in IELTS writing could seem impossible for you all, but I will make it possible for you by sharing my IELTS preparation journey, that how I prepared for my IELTS. And I was honestly, if I tell you, I was stuck at 6.5 for so many times. Like I attempted my exam for 4 times, and every time I used to score 6.5, 6.5. And it was honestly a depressing phase for me because I did so many things and honestly so many mistakes जो मुझे उस टाइम पे पता ही नहीं था गलत है। तो आज मैं वो सब चीजें आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपका स्कोर डाउन जाए। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और हर एक चीज का आई एम सेइंग नोट जरूर करते रहना, क्योंकि बहुत सारी कॉमन ही चीज है जो हर कोई करता है और उसमें कंफ्यूज हो जाता है। सो माय पर्पस फॉर टुडेज वीडियो इज कि आपको इन ट्रबल से मैंने निकालना है जो चीजें मैंने फेस करी हैं। आई डोंट वांट कि आप भी वो चीजें फेस करो, क्योंकि आई वांट यू टू स्कोर 8 बैंड स्कोर एज वेल. So let me tell you the reality that without any doubt you can score 8 or even more in your writing. You just need a right direction. Mark my words, आपको सिर्फ एक right direction चाहिए है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें एक रिक्वायरमेंट है। जैसे मेरा प्रिपरेशन जर्नी क्यों था, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड था, आई वाज जीटी कैंडिडेट, मुझे 7 कम से कम चाहिए थे। तो 7 की बजाय जब मेरा फोर्थ टाइम 6.5 आया, दैट टाइम तो आई दिस प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि अब तो मैं 8 लेके आऊंगी राइटिंग में। एंड आई डिड, एंड ऑनेस्टली आई डिड. सो आई विल शेयर एवरीथिंग दैट हाउ आई डिड, हाउ आई प्रिपेयर्ड एंड कौन सी गलतियां मैंने करी थी। अगर आप उस फेज में, उस जोन में होके भी आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपने कभी एग्जाम नहीं दिया है, तो बहुत लकी हो आप कि आपको ये सब मिल रहा है। क्योंकि मुझे अपने टाइम पे कुछ ऐसे ऑनेस्ट चीजें नहीं मिली थी कि मुझे क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, जिससे मैंने अपने 4-5 महीने खराब करे। आई रिमेम्बर मैंने 3-4 बार एग्जाम दिया और मेरा सेम 6.5 पे स्टक था। तो उसके बाद मैंने 2 महीने राइट डायरेक्शन, सही जगह पर मैंने जब काम किया तो बूम आई स्कोर्ड. ठीक है, तो आई विल टेक यू ऑल टू थ्रू माय प्रिपरेशन जर्नी. बिफोर दैट मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करूंगी कि जो मैं पहले करती होती थी, जिस पे मेरा मेजर फोकस था, और उस पे उन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। क्या होता था, मैंने ना कुछ एग्जाम्पल्स मेमोराइज करके रख लिए थे कोई सर्वे वाले के। इट वाज नोटेड इन अ सर्वे, इतना परसेंट लोग हैं वो ऐसा करते हैं। गलत नहीं है, 6 पांच स्कोर चाहिए, ओके है, ठीक है, आप कर सकते हो। बट अगर मेरा टारगेट था, मुझे सामने 8 दिख रहे थे, ठीक है, तो उसको वो भी वो अचीव करते करने के लिए अगर मैं कहूँ कि मैं ये वाले एग्जांपल्स डाल लूँ, नो, इट्स अ बिग नो। क्योंकि ये वाले एग्जांपल्स जो है आपको 7 कभी नहीं दिलवाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे यूज करते हो, इसे यूज करना बंद कर दो। आई यूज टू डू, मैंने एग्जाम में कितनी बार लिखा और फिर मैंने लाइक सोचते रहना कि कमी कहाँ रह गई, मैंने इतने वर्ड्स डाले, इतने एग्जांपल्स डाले हैं और मैंने टेम्पलेट्स खरीद लिए थे। मैंने बहुत पैसे भी वेस्ट किए हैं। मैंने ना लाइक ऑनलाइन आप लोग भी देखते होंगे, कुछ कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं कि इसको यूज करके 9 बैंड आएंगे। ऐसा नहीं है, आपको खुद का ही जो कंटेंट है, खुद के ही ऑब्वियसली नॉलेज अपनी लैंग्वेज के रिलेटेड वो दिखानी है। उसको दिखा के ही आपका स्कोर आएगा 7, 8, 9। क्योंकि ना बैंड डिस्क्रिप्टर बना हुआ है, मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, बट आपको मैं बता रही हूँ। बैंड डिस्क्रिप्टर्स बने हुए हैं, टास्क 2, 1 के अलग अलग हैं। तो उसमें ना चारों पैरामीटर्स लिखे हैं, किस बेसिस पे आपको स्कोर मिलना है। ठीक है, तो वहां एग्जामिनर ने साफ साफ लिखा है कि 7 बैंड स्कोर मैं तब दूंगा जब तुम मुझे ना लाइक रेंज ऑफ सेंटेंसेस दिखाओगे। तो मैं वो चीज कर ही नहीं रही थी, मैं उस तरफ जा ही नहीं रही थी जो एग्जामिनर मांग रहा है। तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि मेरा स्कोर आ जाता। तो सेम इज द केस विद यू। आप पहले बैंड डिस्क्रिप्टर्स जो है उसको स्टडी करो, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसको देखो और जानो कि अगले ने एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना माइंडसेट बनाओ। वो करने से पहले फिर हम बात करते हैं ये जो चीजें मैं कर रही होती थी। तो मेमोराइज एग्जांपल्स, ठीक है, बिग नो। देन ना मैं कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस भी मेमोराइज कर लेती थी। मैंने हर बार ना कोई वर्ड सीख लिए और मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम सब जगह वही वर्ड्स यूज करने
कि कुछ हाई स्कोरिंग वर्ड है, चाहे मुझे उसका यूसेज नहीं पता था। सबसे गलत चीज जो मैंने करी है, सबसे बड़ी मिस्टेक, मुझे यूसेज नहीं पता था बट मेरे पास इतनी कुछ ज्यादा वोकैबुलरी हो गई थी, क्योंकि मैं पागल, मतलब पागल हो जाता है कि इंसान ऑब्सेस्ड हो जाता है। मैं रीड करती रहती थी। रीडिंग इज गुड, रीडिंग इज वेरी गुड, अगर वो कैप सीखना है रीडिंग करना बहुत अच्छी बात है। बट मैं ना वर्ड्स उठाती थी सिर्फ, मैंने अंडरस्टैंड नहीं करना, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझती थी, मैं वर्ड सिर्फ उठा के डाल देना। तो वो गलत हो जाता था, कॉन्टेक्स्ट में फिट ही नहीं बैठता था वर्ड, वहां से मेरा स्कोर डाउन। ये चीज मुझे नहीं पता थी पहले। फोर्थ टाइम के बाद ही मुझे ये चीजें समझ आने लगी, जब मैंने कहीं से हेल्प ली, मैंने क्लासेस लिए। फिर उसके बाद लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग कंटेंट। मैं सोचती थी, जैसे छोटा सा एग्जांपल है, अगर मुझे पॉल्यूशन कंट्रोल करने के सॉल्यूशन देने हैं, तो मैंने कहा गवर्नमेंट ये करे, ये तो सब दे रहे हैं, मैं कुछ और लिखती हूँ। तो उस चक्कर में मैं अपना टाइम ही नहीं मैनेज कर पाती थी। मैं सोच रही कि मैं कुछ एक्साइटिंग डालूं, इंटरेस्टिंग डालूं, तो फाइनली मेरा टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता था, जिसके कारण ऑब्वियसली नंबर तो आने ही नहीं है। ठीक है। तो इंटरेस्टिंग कंटेंट का कुछ भी फायदा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग होएगा तो स्कोर ज्यादा आएगा। तो ऐसी बातों में भी आप बिल्कुल मत आओ, ठीक है। नेक्स्ट था कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब मुझे किसी ने बोला था, मेरे दिमाग में भरा हुआ था कि मुझे वोकैबुलरी चाहिए, मुझे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चाहिए, मुझे ग्रामर में बिल्कुल गलती नहीं करनी है। तो मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के पीछे आई, मैं बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूज करने लग गई, जिससे क्या होना, जिसने भी मेरा टास्क पढ़ना, उसको मेरा टास्क ही नहीं समझ आता था कि मैंने लिखा क्या है। तो जहां पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, नंबर नहीं आएंगे। मैं सोचती थी मैंने तो कॉम्प्लेक्स डाले, फिर भी उन्होंने नंबर नहीं दिए, इट मीन्स उनमें कोई गड़बड़ है, आईडीबी ने बिजनेस बनाया हुआ है, वो ऐसा कर। बट ऐसा नहीं है, एग्जामिनर्स जो हैं वो बैंड डिस्क्रिप्टर के साथ चल रहे हैं, तो हमने उसको फॉलो कर लेना है, ठीक है। फिर बात आती है कनेक्टर्स की। मैं कनेक्टर्स का भी ओवर यूज, क्योंकि मुझे था कि हर बात के बाद हाउएवर, मोर ओवर, ये सब चीजें चाहिए, क्योंकि कनेक्टर के बिना मेरे को नंबर आने ही नहीं है। मेरे दिमाग में अगेन ये मिसकंसेप्शन थी। तो ओवर यूसेज ऑफ कनेक्टर्स मेरी राइटिंग को मैकेनिकल बना देती थी, जिससे मेरा स्कोर नहीं आता था। ये चीज मुझे बहुत देर बाद समझ आई, और इस आदत को छोड़ने में भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि मैं और कनेक्टेड डालूं और सब चीजें डालूं। तो वो चीज को छोड़ना और नेचुरल राइटिंग पे आना इज वेरी, ये जर्नी मेरे लिए बहुत मुश्किल रही। बट मैं इसको आपके लिए इजी बना रही हूँ, तो प्लीज इन चीजों को नोट जरूर करो, ठीक है। देन मैं 100% एक्यूरेसी सोचती थी कि एक भी गलती आता नहीं मेरी राइटिंग में। ग्रामेटिकल मैंने टेंशन ले लेना कि गलती आ गई, मेरा तो 7 ही नहीं आएगा, तो इतना माइनर मिस्टेक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 7, 8 और 9 में भी लिखा हुआ है कि आपके थोड़े बहुत ग्रामेटिकल स्लिप्स होंगे, गलतियां आएंगी, इसके ऊपर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप कुछ और भी चीज को लेके डाउटफुल है कि आप ऐसा कर रहे हो, आपको डाउट है आपको करना चाहिए कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में डालो, मुझे बता दो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने किस तरह फिर वो चौथे फोर्थ अटेम्प्ट के बाद मैंने किस तरह फिर इस चीज को स्टार्ट किया फाइनली कि मैंने अब स्कोर करना है। तो आई स्टार्टेड विद प्रॉपर प्लानिंग। मैंने अपने माइंड में प्लान बनाया कि व्हाट शुड आई डू एक्चुअली। सबसे पहला उसमें था, मैंने क्लासेस स्टार्ट करे, क्योंकि घर पे आई वाज गेटिंग, मेरे को टाइम नहीं मैनेज होता था। मेरे को एक प्लेस चाहिए था कि वहां पे मैं 4 घंटे बैठकर कुछ कर सकूं, अदरवाइज मैं घर पे डिप्रेस्ड, उस फेज में थी कि इतना अटेम्प्ट करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी स्कोर नहीं आ रहा है। बट गलती मेरी थी, क्योंकि मैं गलत जगह मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। आज की डेट में स्मार्ट वर्क जो है वो हेल्प कर देता है, तो यहाँ पे मैं आपको स्मार्ट वर्क करने की कुछ हेल्प चीजें बता रही हूँ, जिसको आप नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ही आईएलटीएस का टास्क आता है, तो व्हाई नॉट टू स्टडी देम। मैं ऑन द स्पॉट आइडिया जनरेट कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहे हैं, मुझे नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर पावर के ऊपर आ गया और मुझे पता ही नहीं था उसके नुकसान क्या है, उसके फायदे क्या है, मैं क्या लिख के आऊंगी। तो व्हाई नॉट टू स्टडी दोज टॉपिक्स बिफोर हैंड। जब आपको पता है 30 दिन है आपका एग्जाम, अभी इसके 30 डेज के बाद है या 60 डेज के बाद है, तो आप रोज के टॉपिक्स पढ़ो। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग आई डिड। तो यहाँ पे फिर मैंने ना रोज के 2 घंटे पहले बांधे कि मैंने राइटिंग में देने हैं, क्योंकि राइटिंग में मेरा स्कोर नहीं आ रहा, मैं 6:30 पे हूँ, मुझे 8 चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने उन 2 घंटों को भी फर्दर डिवाइड किया, हाफ ऑफ हाफ हाफ एन आवर वाली, मतलब
टाइम स्लॉट में कि मैं आधा घंटा टास्क रिस्पॉन्स आइडिया जनरेशन के ऊपर फोकस करूंगी, क्योंकि टास्क रिस्पॉन्स होता है एग्जामिनर ने जो पूछा, जो अभी मैंने क्वेश्चन का एग्जांपल दिया वो न्यूक्लियर पावर वाला है ना, तो उसका जवाब मुझे देना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरा आइडिया है भी, ये रेलेवेंट या नहीं है, तो ये सारी चीजें वो चेक करते हैं। आइडिया होगा तो मैं आगे कुछ लिखूंगी। इसीलिए सबसे पहला चीज टास्क रिस्पॉन्स, फिर मैंने वो आधा घंटा देना लेक्सिकल रिसोर्स की इंप्रूवमेंट पे, मतलब कि वोकैबुलरी। मैंने देखना कि कौन सा वर्ड कहाँ फिट हो रहा है। मैंने एक छोटा सा ना अपना डिक्शनरी भी बनाया था, मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। ठीक है, फिर मैंने ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ग्रामर के ऊपर आधा घंटा लगाना, उसको समझना कि क्या करना है। फिर फाइनली मैंने अपना कोहेरेंस एंड कोहेजन के ऊपर ध्यान दिया कि इन चीजों को लिंक करना कैसे है, हाउ टू लिंक दीज थिंग्स, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर मेरी राइटिंग में लिंक ही नहीं है, अगर ऑब्वियसली मेरी राइटिंग में कोई जीरो लिंक है, तो फिर वहां पे भी स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब इन चारों ही बातों को मैं आप फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने किस तरह से आइडिया वाले बात को, मतलब इन सब चीजों को इम्प्रूव किया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टास्क रिस्पॉन्स से कि मैंने किस तरह से अपनी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला कि जहां पे मेरे से ऑन द स्पॉट आइडियाज नहीं जनरेट हो पाते थे, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अब लिखूं क्या। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे ट्रेनर ने मुझे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए जो यूजुअली अपेयर होते हैं एग्जाम में। अब देखो, बहुत अच्छी बात है कि अगर मुझे पता है कि एग्जाम में इसके आसपास टॉपिक्स आने हैं, तो मैंने उसका नोट अपने पास रख लिया और मैंने उसकी अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट करी। लाइक अब मैंने जैसे न्यूक्लियर का आपको एग्जांपल दिया था, न्यूक्लियर पावर का, कई बार स्पेस एक्सप्लोरेशन पे टॉपिक आ गया तो नहीं पता मुझे, है ना, हर किसी का नॉलेज है, तो वाई टू सफर, इससे बेटर है कि मैं उसके बारे में तैयारी कर लूँ। तो मैंने उस टॉपिक्स का लिस्ट रख लिया अपने पास और मैं रोज उनके ऊपर रिसर्च करती थी। जो मैंने 30 मिनट्स बोला ना टास्क रिस्पॉन्स के ऊपर, तो मैंने सोचना कि मैं इसके ऊपर कंटेंट के ऊपर रिसर्च करूं, मैं उसके बारे में पढ़ती थी, फिर मेरे को जो अच्छे पॉइंट्स लगते थे मैं उसको नोट कर लेती होती थी। तो मैंने टॉपिक्स देखा कि कौन सा मुझे आता है कौन सा नहीं आता, उस हिसाब से मैंने रिसर्च करनी, और एक टाइम आया मेरे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो गए, मैंने जल्दी कर लिए थे लाइक 20 डेज में ही। फिर मुझे था मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आई विल बी एबल टू डू। तो मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड में डाले हुए हैं, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, और इसके ऊपर ही अगर आपको किसी टॉपिक पे नॉलेज नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च करते जाओ, एसेज पढ़ते जाओ, जितना मैक्सिमम हो सकता है ऐसी चीजें करो। तो मैंने ये जैसे एजुकेशन है, एनवायरमेंट है, कुछ चीजें कॉमन होती है, हमें पता होता है, बट वही ऑन द स्पॉट आइडिया नहीं आता है, तो इट्स बेटर कि आप इसको बना लो। भाई मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, स्मार्ट वर्क करते हैं, इतना हार्ड क्यों करना है, हार्ड काम क्यों करना है हमने। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इस तरह से आइडिया जनरेशन में तो आज के बाद कोई दिक्कत आनी ही नहीं है आपको, मुझे भी नहीं आई थी। फिर इसके बाद बात करते हैं कि मैंने नेक्स्ट अपना लेक्सिकल रिसोर्स कैसे इंप्रूव किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ वर्ड के ऊपर फोकस करती थी, कि मैंने वर्ड, चाहे मुझे उसका यूसेज नहीं पता, मैं फिर भी उसको फिट कर देती थी, जिससे मेरा स्कोर डाउन जाता था। तो वो चीज मुझे पता लगी, मुझे समझाई गई। फिर मैंने ना वोकैबुलरी और कोलोकेशन, सबसे सही चीज आप क्या कर सकते हो, आप यूसेज समझना, आप सेंटेंस पढ़ के समझना कि इसको किस कॉन्टेक्स्ट में किसी वर्ड को यूज किया है, आप वो चीज समझो। और कोलोकेशन का जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, ये ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो इकट्ठे जाते हैं। जैसे मैंने कुछ बोलना था कि इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज अटरली इम्पोर्टेंट। अब ये दो वर्ड जो है मिलके बने, यहाँ पे मैंने इनका कॉम्बिनेशन यूज किया, और ये नॉलेज आपको मिलेगी ऐसे कंटेंट को पढ़ के। और वहां आपको मैं अभी दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में अंडरलाइन करके भी, कि कैसे कुछ भी आप ऑनलाइन उठाओ, कोई भी रिसर्च करो जिसके बारे में आपका आपका इंटरेस्ट है, तो उसमें से ऐसे ऐसे वर्ड्स आप ढूंढते रहो। अगर आपको ऑनलाइन या आप बुक्स रीड कर लो, बिकॉज मुझे बुक्स रीड करना भी पसंद है, मैं बुक्स पढ़ती थी, और उसमें से मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स जो है इवन आज भी करती हूँ। सो आई आई जस्ट लव डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, मैंने अपना पॉकेट डिक्शनरी बना लिया, जिसने मुझे बहुत हेल्प करी एग्जाम से एक दिन पहले। और मैंने उसमें जो जो कॉलोकेशंस अपने फ्रेजेस लिखे थे, मैं वो उसको फाइनल्स में भी लिख के आई, और वो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में फिट कर रहे थे। लाइक पॉल्यूशन के मैंने ना टॉपिक वाइज बनाए थे, मैंने ट्रांसपोर्ट एजुकेशन इसके हिसाब से, तो वो चीजें मैंने फाइनल्स में भी डाली। तो कितना इजी हो गया और कितनी हेल्प करी उस चीज ने मेरी। जैसे ये देखो आपके सामने ना एक छोटा सा एग्जांपल है, ये वाला, हु विंस द न्यूक्लियर डिबेट, ये मैंने एक नेट से ऐसे आर्टिकल पढ़ रही थी। ठीक है, तो इसमें अब आप देखो आप वोकैबुलरी कैसे कर सकते हो, मल्टीट्यूड ऑफ,
वर्ड आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हाईली डिस्ट्रक्टिव दिया हुआ है, हिस्टोरिक वर्ड दिया है ना, कौन ये लाइफ थ्रेटनिंग वर्ड दिए, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स आप पता करो। देखो आपके सामने बहुत रिसोर्सेज है, अदरवाइज ब्लाइंडली कभी भी वोकैबुलरी को नहीं यूज करो, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है, तो आपने इसी तरह से वोकैबुलरी को भी प्रिपेयर कर लेना। किसी का नहीं मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, यू कैन इवन आस्क यू ट्यूटर, आप कमेंट बॉक्स में ही डाल दो, मैं हेल्प कर दूंगी आपकी, डोंट वरी। तो इन चीजों को फॉलो करो वो कैब इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट मेजर पार्ट था, ग्रामर, जिसमें मैं कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी। तो मैंने समझा कि टास्क में पहला जो मोटिव है वो क्लैरिटी है, मेरे सामने वाले को पढ़ के मेरी बात समझ आ जाए, ग्रामेटिकली बात मेरी ठीक हो, कॉम्प्लेक्स डालो। 5-6 से मैंने स्टार्ट किया। आप 5-6 जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है ना उसको मेमोराइज कर लो, आप फिक्स कर लो कि ऐसे ऐसे डाल सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, आपके लिए फाइनल्स में बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज आप सोचते रहोगे कि मैं कौन सा सेंटेंस कहाँ डालूं। तो एक हैबिट सी बना लो, आप हमेशा इंट्रो में एक सेंटेंस यूज कर सकते हो। ये बहुत ही मतलब पेशेंस के साथ ये चीज आपको आएगी, ठीक है। हम एकदम से नहीं ये सब चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। तो डीपली एनालाइज करना है इस कंटेंट में ही कि किस तरह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को यूज किया गया है। हर एक स्ट्रक्चर को डिफरेंट तरीके से स्टार्ट किया जाता है, जैसे कई बार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग गया, कई बार उसका पैसिव लगा दिया, कई बार कोई कंडीशनल लग गया, तो रेंज ऑफ सेंटेंसेस आते हैं। जैसे ये सेम ही वो वाला है कॉन्टेक्स्ट, इसमें आप देखो पहला सेंटेंस था देयर आर से, ये बना। नेक्स्ट कुछ और, यहाँ पे सब्जेक्ट न्यूक्लियर पावर है, यहाँ पे वाइल से बन रहा है और लास्ट में देखो क्वेश्चनल सेंटेंस भी है। इसको बड़े ध्यान से समझना, एक बार एनालाइज करना, आप कोई भी अलग सा भी कोई आर्टिकल खोल के देखने की कोशिश करना, तो आप देखना कि हर एक सेंटेंस किस तरह फ्रेम किया गया है। सेकंड थिंग, इमिटेशन बहुत हेल्प करती है। ये जो सेंटेंस है ना इसको आप देख देख के बना लो, देख देख के लिख लो। मैं इंट्रो देख देख के बहुत बार लिखती थी, कंक्लूजन लिखती थी, फिर उसके बाद मैं उस चीज को खुद लिखती थी। तो ये चीज आप 10-15 दिन भी करोगे ना, आई रिमेम्बर मैंने 20-25 डेज किया था, आपकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा सही हो जाएगी, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्कोर, ठीक है। तो ये तो बात होगी ग्रामर की और स्ट्रक्चर्स की। अब बात कर लेते हैं लिंक की, जो कि आता है कोहेरेंस एंड कोहेशन के अंदर। तो कनेक्शन मैंने कैसे देखा, कनेक्शन पहले तो मेरी डेफिनेशन थी कनेक्टर्स, मैंने बस हर जगह मोर ओवर हाउएवर या बड़े मैं एक्साइटिंग फ्रेजेस जो है ना इंटरेस्टिंग से ढूंढती थी, नटशेल एंड ऑल एवरीथिंग। बट देखो आपने एग्जाम देना है एक बार, ये चीज बड़े ध्यान से सुनना, एक बार देना है। तो अगर आप इन कंक्लूजन लिख देते हो तब भी बैंड 8 आपके 8 बैंड स्कोर आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं। अगर आप 2 कंक्लूड भी लिख लेते हो तब भी आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको रेंज ही चाहिए हर एक कनेक्टर की, क्योंकि कंक्लूजन तो पूरे टास्क में एक ही है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कंक्लूजन के लिए भी ऐसे ऐसे वर्ड्स, या मैं खुद भी यूज करती थी, एक मुझे याद है रिकैपिचुलेट और समथिंग, तो उसकी स्पेलिंग में हर बार गलत करती थी, बट मुझे वही डालना था क्योंकि मुझे लगता था ये ज्यादा बढ़िया है, बाकी सब कंक्लूजन लिखते हैं, मैं ज्यादा अच्छा वर्ड लिखूं। ऐसा नहीं है। तो फिगर आउट मैंने किया कि कनेक्शन आता कैसे है। वो आता है रेफरेंस से भी, कई बार प्रोनाउन यूज हो जाता है। जैसे एक पहले सेंटेंस में इंडिविजुअल्स आया, नेक्स्ट सेंटेंस में दे आ गया, मतलब उनकी बात हो रही है। तो आप फ्लो करता है पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट, आप समझो कि कैसे वो कर रहा है। तो आर्टिकल मैं पढ़ती थी, मैं उसमें से कनेक्टर्स देखती थी, और ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है कनेक्टर्स की, जो कि ऑन ऑफ आप ही यूज हो जाने हैं। जैसे कुछ भी कॉन्टेक्स्ट है, आपको एडिशन करना है, आपको उसका उल्टा बताना है, हाउएवर वाले 2-3 कनेक्टर्स है, कंक्लूजन के लिए है, एग्जाम्पल देने के लिए भी है, और कंपैरिजन के लिए भी है। तो मोस्टली तो इससे सारे कवर हो गया, तो वाई वी आर रशिंग, हम इसको मुश्किल क्यों बना रहे हैं। तो इसको इतने ही आई गेस मैंने ऑलमोस्ट यूज किए होंगे, मैंने स्कोर किया। आप नो डाउट यही, ऐसा नहीं कि यही यूज करना है, आप और भी कर सकते हो, बट माई मोटिव वॉज कि इसको सिंप्लीफाइड तरीके से ही आप करो, बहुत ज्यादा मुश्किल मत बनाओ इसी बात को, ठीक है। तो आई होप यू ऑल got everything whatever I told you, and now you are ready for your IELTS एग्जाम प्रिपरेशन। आप स्टार्ट करो। आप अगर आप कर रहे हो, अगर ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो, तो यू आर लकी, आपको ये चीज सुनने को मिल गई है, ये सब बातें पता लग गई हैं। और अगर अभी आपने स्टार्ट करना है तो बिल्कुल इसी चीज को फॉलो करो। अगर आप फॉलो करोगे, आई एम डेफिनेट आपका स्कोर काफी अच्छा आ जाना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता के जाओगे कि आपका कितना स्कोर आया, और आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी कैसे रही, फिर फाइनल में आपने कितना स्कोर किया। आई विल बी हैप्पी टू नो एवरीथिंग फ्रॉम यू। बट रिमेम्बर, ये एक दिन का टास्क नहीं है, इट्स नॉट अ 1 डे टास्क कि आप हो कि मैम हमने तो किया, हमारा स्कोर ही नहीं है। नो, इट्स नॉट 1 डे टास्क। यू नीड टू बी रेडी टू वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे, बिकॉज आई डिड, आई ऑनेस्टली डिड, क्योंकि 4 बार
6.5 पे रहना वॉज, एज आई शेयर्ड, बहुत ही मुश्किल दौर था वो मेरे लिए. तो फाइनली आई स्कोर्ड 8 विद दिस स्मार्ट वर्क. सो आई वांट यू ऑल कि आप इस प्लान को फॉलो करो. कुछ भी डाउट आता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मुझे बताओ, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेटिव चाहिए मेरे एंड से, लेट मी नो, हम आपकी हेल्प करेंगे. एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, या फिर जो अभी भी 7 के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपसे शेयर करते होंगे आपके फ्रेंड्स, तो उनकी हेल्प हो जाएगी. So share this video and thank you so much.